हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ कोलेराउस लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फैक्टर इफेक्टिंग कड़ी, चालक को प्रभावित करने वाले कारक, कोलेराउस नियम के उपयोग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य के प्रकार। आपको विद्युत अपघट्य के बारे में इससे पहले बता दिया गया था। दोज कंपाउंड विच इजीली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटय क्या होते हैं? विद्युत अपघटय वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं। और आपको एक एग्जांपल NaCl के बारे में भी दिया गया था। Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। बट अब यहाँ बात आती है कि टाइप्स कितने, यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, विद्युत अपघट्य के प्रायः 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होता है? पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, पहले वीक से पहले हम प्रबल पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? वे यौगिक या ये वे विद्युत अपघट्य, क्योंकि विद्युत अपघट्य के प्रकार है ये, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। जो मतलब जितने भी परमाणु होते हैं वो आयनीकृत हो जाए, पूर्ण रूप से एक एक परमाणु में आयन उपस्थित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये प्रायः होते कौन से हैं? दीज आर मेनली आयनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? प्रायः आयनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, MgCl2, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी इसी से। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, तो जो नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड या वीकली आयनाइज्ड, ठीक है, दोज कंपाउंड विच वीकली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वे यौगिक जो दुर्बल रूप से जलीय विलयन में दुर्बल रूप से आयनीकृत होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड को सभी रखा गया है। कितने? कार्बनिक यौगिक। सभी कार्बनिक यौगिक नहीं रखे जा सकते, लेकिन अधिकतर मोस्टली कार्बनिक यौगिक यहाँ रखे गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH जब तोड़ते हैं तो किसमें? CH3COO और ये माइनस और ये प्लस बनता है, तो ये क्या कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ? कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ ना। ठीक है, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, तो इसमें अभी ये देखो, एक क्या है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण भी इसमें होता है, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं उसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स समझ में आए होंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। कंडक्टिविटी 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी होती है? पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं सभी जितने भी हमारे कंडक्टिविटी होते हैं उस पर कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्टिंग करेंगे। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। ठीक है, पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो आयन की वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन द वेलोसिटी ऑफ आयन इंक्रीज, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज। विलयन का ताप बढ़ाने पर या इलेक्ट्रोलाइट जिस विलय में घुला है, इलेक्ट्रोलाइट विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन का ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, जिससे चालकता भी बढ़ जाती है। और इस एक गैस वर्क है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है,
2 to 3 times कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर 2 से 3% चालकता में वृद्धि होती है। दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारा? विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिक्विड है और लिक्विड की एक बिहेवियर होता है या एक नेचर होता है, एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी। क्या बोल सकते हैं? विस्कोसिटी होती है उसकी, ठीक है। विस्कोसिटी को आप थिकनेस बेसिकली ले सकते हैं, थिकनेस से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बूंद का बनना, एक ड्रॉप्स का बनना, ये किस पर डिपेंड करता था? विस्कोसिटी पर डिपेंड करता था। तो थिकनेस जितनी ज़्यादा, तो विस्कोसिटी कम होगी, अगर थिकनेस कम होगी, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी, तो चालकता का मान अधिक होगा। विलायक की विस्कोसिटी का मान कम या सान्यता का मान कम होने पर चालकता का मान अधिक होता है। विद लो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट हैविंग मोर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या आ गया? सॉल्युबिलिटी, विलायकीकरण, ठीक है। विलायकीकरण का मतलब क्या? अगर इलेक्ट्रोलाइट विलायक में सॉल्यूबल होकर, डिसॉल्व होकर कोई कंपाउंड बना लेगा, ठीक, तो क्या करता है? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूबल, मोर सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट, ठीक है, इट मेक लार्ज पार्टिकल, चेंज इनटू लार्ज पार्टिकल। क्या हो जाता है? एक बड़े कण में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघटय विलायक से, विलायक में विलय होकर एक भारी कण का निर्माण कर लेता है या फिर ठीक उच्च भार वाले अणु का निर्माण कर लेता है। जब उच्च भार वाले अणु का निर्माण हो गया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, उसका वेग कम हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? चालकता का मान भी कम हो जाता है। तनुता, तनुता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर एक कोलेराउस लॉ भी दिया गया है, ठीक है, उसको आप सही से पढ़ें। तनुता क्या है कि आप जानते हैं तन विलयन। तन विलयन का मतलब क्या होता है कि उसमें सॉल्यूट कम, इलेक्ट्रोलाइट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, विलायक ज़्यादा हो। तो जब विलायक ज़्यादा होगा तो प्रति इकाई आयन को गति करने के लिए स्थान अधिक मिल जाएगा। प्रति आयन इकाई में सरफेस बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, आयन का इंक्रीज बढ़ जाता है। लेकिन तनुता बढ़ने पर, विद इंक्रीजमेंट ऑफ डाइल्यूशन, तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। मेन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से पहले वाली कंडक्टिविटी जिसमें जी हम लोग कहते थे, ठीक है, उसका मान तो बढ़ जाएगा, ठीक है, जी का मान बढ़ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, विशिष्ट चालकता घट जाती है। और मूलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही होगी, उससे आप ये पॉइंट्स लिख ले, शायद हमारे ख्याल से ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग। चालकता में वृद्धि हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, लेकिन मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान एक निश्चित तनुता पर जाकर स्थिर हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बिकम कांस्टेंट एट डेफिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे फैक्टर समझ में आए होंगे। इससे ऑब्जेक्टिव और ठीक क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक, कंपैरेटिव क्वेश्चन बनते रहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर हमारी कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू होगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब आपको अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोलेराउस लॉ, कोलेराउस का नियम। इसका पूरा नाम है अनंत तनुता पर कोलेराउस का नियम, ठीक है। कोलेराउस लॉ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर हमारा है, तो तनुता पर ही इसका नियम दिया गया है। तो इसको हमने रिटर्न आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि ये लॉ है और लॉ में वर्ड थोड़ा सा सही से लिखने होते हैं, तो इसलिए हमने आपको लिखकर ही प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। किसी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर विलयन की, किसी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयन की अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होती है,
फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ पर दिया गया, किसी इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट आप समझते हैं NaCl को तोड़ा तो Na प्लस बना और Cl माइनस बना, तो यहाँ प्लस आयन और माइनस आयन बन गए। तो प्लस आयन और माइनस आयन की तुल्यांकी चालकताओं को जोड़ लेंगे तो हमें इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है किसी विद्युत अपघटय। तो किसी विद्युत, ठीक है, डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक, और ये जो साइन बना ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन का है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कौन सी कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऐसे सिंबल आपको है। तो ये कैटायन और एनायन के सम के बराबर होता है। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है, अभी आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मोलर चालकता, अच्छा एक का आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, कुछ कुछ बुक्स पर मोलर चालकता के लिए ये इन्वर्टेड वी का सिंबल यूज़ किया गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पर भी आप वी, इन्वर्टेड वी कर लें। ठीक है, ये सभी ऐसे सेम इसी प्रकार किसमें मोलर चालकता के लिए आता है, एज सेम फॉर मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी हमने एक उस दिन भी बताया था मोलर कंडक्टिविटी को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलर चालकता को, तो आप सैम्बलिंग में कोई कंफ्यूज ना हो, कोई भी सैम्बल यूज़ कर सकते हैं, या इन्वर्टेड वी या म्यू जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लैम्डा के नीचे m भी बना लेंगे तो भी वो मोलर कंडक्टिविटी ही होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी समय, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके कैटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। बट यहाँ पर जो R है, जो R दिया गया, C फॉर कैटायन है, A फॉर एनायन है। ठीक है, मतलब धनायन और ऋणायन। तो R क्या, आयनों की संख्या, कितने आयन हैं। ठीक है, तो ये आपको कोलेराउस लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके हम लोग सीमा, इसके हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यूजेस, उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम केवल इसका एक ही उपयोग पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट जो भी एप्लीकेशन या उपयोग हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे। पहला है कोलेराउस के उपयोग में दुर्बल विद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता ज्ञान करना, टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें कंडक्टिविटी नहीं पता है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको लेकर भी ये लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। आपको एक यहाँ एग्जांपल दिया गया और इसी एग्जांपल की हेल्प से आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिए जाएंगे होमवर्क पे। ठीक है, पहला देखते हैं हमें क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे कोलेराउस लॉ को। अनंत तनुता पर हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी दी गई है। किसकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो BaOH का होल ट्वाइस है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। सिंबल आप जानते होंगे नेम से, कंपाउंड का फॉर्मूला बना लेंगे आप। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी दी गई है। ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेरियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी दी गई है, और अमोनियम क्लोराइड की मोलर, ये सभी मोलर कंडक्टिविटी है। आपको इन्वर्टेड वी से सिंबल यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में कुछ ऐसा सिंबल मिलेगा, इसीलिए हमने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसे सिंबल में चेंजिंग कर दी है। ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, गिवन है, ये नोन है, हमें गिवन है। ठीक है, ज्ञात है, लेकिन हमें कहा गया है देन फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, मतलब क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता का मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें नोन है, ये थ्योरी फ्रेम था क्वेश्चन, हमने इसको जो गिवन है बस उसे नोट कर लिया है। आप वहाँ पर समझ जाएंगे, एक एग्जाम्पल आपको और समझा दिया जाएगा जब होमवर्क पे दिया जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर पहले सबसे पहला स्टेप, एक बार फिर से देख ले, क्वेश्चन को समझ ले कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी दी गई है और हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स
से थोड़ा सा, जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते थे सिंपल इक्वेशन, वैसा ही न्यूमेरिकल है, कुछ इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यौगिक को आयनिक कोलेराउस नियम के अनुसार आयनीकृत कीजिए। मतलब क्या आयनीकृत कीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, बेरियम 2+ और 2 हाइड्रोक्साइड माइनस, यही तो टूटेगा ना। एक बेरियम है, इसकी वैलेंसी 2+ होती है, और हाइड्रोक्साइड की -1, 2 हाइड्रोक्साइड है। तो ये आयनिक रूप में चेंज कर लेंगे, और आयनिक रूप में चेंज करके किस में हम लिखेंगे, कैटायन और एटायन के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल बेरियम हाइड्रोक्साइड था, तो बेरियम की मोलर कंडक्टिविटी पहले कैटायन, बेरियम ++2+ था, और कितने, 2 जो नंबर आ रहे हैं आयनों की वो आगे लिखे जाएंगे, 2OH, कौन से, OH माइनस मोलर कंडक्टिविटी, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ऐसे सभी को क्या कर लेंगे, आयनिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ऐसे बेरियम क्लोराइड को भी Ba2+ और 2Cl- कर लेंगे, कंडक्टिविटी दी गई। और क्या, अमोनियम क्लोराइड को भी हम चेंज कर लेंगे, अमोनियम आयन NH4+ और Cl- एक में चेंज कर लिया, सभी प्लस में आयनिक रूप में चेंज कर लेंगे। और अब हम याद रखेंगे कि अब हमें आयनिक फॉर्म का यूज़ करना है। ये जो इधर का दिया गया था ये सब अब हमारे कोई काम का नहीं, ये इक्वेशन हमारे आयनिक फॉर्म की इक्वेशन हमारे लिए वैल्यू रखेंगी। ठीक है, अब आप पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आयनिक चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब दूसरी चीज, जिसकी कंडक्टिविटी निकालनी है उसको भी आयनिक रूप में चेंज कर लेंगे। NH4OH की निकालनी है तो NH4OH का भी आयनिक रूप क्या होगा, NH4+ और OH-। इसकी कंडक्टिविटी निकालिए, तो मतलब हम अगर ये इक्वेशन निकाल लें, ये इक्वेशन की वैल्यू निकाल लें, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो अब हम ऐसे जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसमें क्या ज़रूरत है, NH4 ज़रूरत है और OH ज़रूरत है केवल इस आयनिक समीकरण के लिए, बाकी और हमें कोई वैल्यू नहीं ज़रूरत है। तो देखिए अब जिस आयनिक समीकरण की वैल्यू निकालनी है उसके आयन को ध्यान में रखते हुए 1 2 3 समीकरण को हल करें। एक जो आपने यहाँ पर 1 2 3 माना है उसको हल करना है, सॉल्व करना है, जो हमें नहीं काम का उसे काट देना है। जैसे यहाँ पर देखें Ba++ है और Ba++ है, ये कोई काम के नहीं है तो इनको काटना है। ठीक, Cl और यहाँ Cl को भी हमें काटना है, तो लेकिन 1 बाय 1 काटेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिमाग लगाएं, Ba और ये 2 समीकरण ले लें, इसमें क्या करें, ये एक आयनिक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इधर का यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये प्लस है, इसको क्या करें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 1 से 2 को घटा दें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, और ये प्लस और माइनस कट जाएंगे। अब हमारे पास OH बचा और Cl बचा, तो मतलब Ba तो खत्म हो गया ना, समीकरण 1 और 2 को घटा दिया। ठीक, अब समझ में आया। ठीक, जब घटा देंगे तो फिर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम घटाएंगे तो Cl- में आ जाएगा और OH+ में आ जाएगा। अभी पीछे हमने सॉल्व किया नेक्स्ट पेज पे, तो इसे अभी नोट कर लेंगे आप, तब नेक्स्ट पेज पर समझेंगे, अभी हम रिटर्न में आपको समझाएंगे, बट अभी यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसे समझा दे रहे हैं। यहाँ Cl- में हो गया, OH+, जब ये Cl- में हो गया है, Cl- में हो गया है, तो इस Cl+ में तो दोनों को जोड़ दे, प्लस माइनस भी कट जाएंगे तो Cl भी कट जाएगा, OH बचा और NH4 बचा, तो ये हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर, अब ध्यान दें, पहले इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि अगला पेज पर आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर, ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेंगे आप। हाँ, अब आप आगे न्यूमेरिकल देखें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, पीछे आपको बताया था ये चीज़ें। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करने पर ये नीचे के साइन चेंज हुए, तो ये Ba कट गया और ये क्या हो गया, 2OH- और 2Cl-, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस करने पर वैल्यू आ गई 217.1 आ गई वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिक्स है आप लोग, थोड़ा बहुत तो मैथ जानते हैं, माइनस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू कट गई, ये आ गई, बट यहाँ पर हमें 2 की तो ज़रूरत थी नहीं। वहाँ पर अगर हम ध्यान दें NH4OH के लिए हमें NH4+ और OH एक की ज़रूरत थी, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, दोनों कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे और उसे डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए वैल्यू 108.55 आ जाएगी, यहाँ पर डिवाइड में भेजने के बाद आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 तक बन चुकी थी, तो 5 हमारे लिए ये आ गई। ठीक है, 5 आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, Cl को काटना है, तो इक्वेशन नंबर हम 4 देखे जाकर, वहाँ थर्ड देखें, तो थर्ड इक्वेशन हमारे लिए ये थी, पीछे पेज में आप देखेंगे, देखें
थर्ड में Cl प्लस का है और यहाँ Cl माइनस का, तो दोनों प्लस माइनस जोड़ दे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो Cl का भी काम खत्म। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और ये जो फिफ्थ बनी है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पर ये Cl कट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, NH4 और OH माइनस बचा। ठीक है, और इन दोनों समीकरण को जोड़ लिया तो देखो हमें यही इक्वेशन नंबर हमें 4 फाइंड आउट करनी थी। जब इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई तो 4 की वैल्यू क्या थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड थी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी हमने डिटरमाइन कर ली। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी लगा होगा। ठीक है, आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और इसकी अदर एप्लीकेशन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।